I'd just like to confirm from all of you that you can see my screen, you can hear my voice, and you can look at me in the camera. If it is all okay, then let's just begin. अच्छा, तो अभी अगर आप देखो यहाँ पर तो इम्यून सिस्टम की थोड़ी सी एनाटमी फिजियोलॉजी आपको नज़र आएगी. ठीक है. इम्यून सिस्टम बेसिकली जो है ना ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. और इसमें मेनली जो है वो आपकी जो है जो इम्यून सेल्स हैं वो उनके बारे में सारी बात करेंगे हम लोग. ठीक है. और जो आपका इम्यूनिटी वाला सिस्टम है ये जनाब इसका ओवरव्यू ये है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है जो कि जो है ना वो पैथोजेनिक हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, फंगल हैं या पैरासिटिक हैं. और ये बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स को भी किल करने में लगा रहता है, जो कि अगर नॉर्मली किल नहीं होंगे तो वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वाइल मेंटेनिंग सेल्फ टॉलरेंस. तो ये सेल्फ को टॉलरेट करता है. सेल्फ को टॉलरेट करने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी टिश्यूज़ हैं आपकी बॉडी के, तो ये उनको डैमेज नहीं करता इम्यून सिस्टम, जो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम की बात की जा रही. ठीक है. वैसे ये हर चीज़ को किल कर देता है, तोड़ देता है, मार देता है, उसकी ग्रोथ रोक देता है. ठीक है. और ये जो है ना जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स. ठीक है. 75 की अटेंडेंस है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा भाई. सब लोग जो आए हैं वेलकम. क्लास के एंड तक रहना, तुम लोगों को जो है ना वो एनरोलमेंट के लिए भी मैं गाइड कर दूंगा. ठीक है. अगर आए हो तो जो है ना वो क्लास के एंड तक रहना, ताकि ये कि आप लोग जो है ना फ़ायदा उठा सको. आज एक एनरोलमेंट डिस्काउंट भी आप लोगों को दे दूंगा. अच्छा, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग. तो दो तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है बॉडी में. एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वो वाला है कि जिसमें जो है ना आपका क्या कहेंगे उसे, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं उसे. ठीक है. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? देखो, जो आपकी स्किन है ना, ये किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना वो काम करती है. ठीक है ना. और इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म. यानी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या पैरासाइट हो, स्किन आपकी जो है ना वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर टाइप के थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करती है. इसी तरह नेज़ल हेयर है, नाक में जो बाल होते हैं, वो जो है ना वो रिगार्डलेस के कोई भी चीज़ अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो हेयर जो है ना उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. फिर आपकी जो होते हैं ये म्यूकोज़ा होता है. म्यूकोज़ा का ये होता है कि ये क्या करता है कि जनाब आपका जो है ना वो ट्रैप करता है म्यूकस के साथ किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को. ठीक है. तो ये तो हो गए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हैं वो आगे हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. ठीक है. कि वो क्या क्या हैं. अच्छा, इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? एडेनॉइड्स हैं. ठीक है. एडेनॉइड्स जो हैं बेसिकली आँख के करीब होते हैं. फिर टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, पेयर्स पैचेस हैं, ये होते हैं उसके अंदर. स्प्लीन में बोन मैरो है. ये सब आपके इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. और लिम्फेटिक सिस्टम का रोल भी जो है ना वो इम्यूनिटी के अंदर है, क्योंकि ये लिम्फ फ्लूइड के थ्रू जो है ना वो मूव अबाउट करता है टी लिम्फोसाइट्स को. ठीक है ना. बैक्टीरिया को इधर उधर जो है ना जाने नहीं देता, ट्रैप कर लेता है. ठीक है. बाकी इसके फंक्शंस क्या क्या हैं कि एक तो ये कि जो है ना वो पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंड किया जाए बॉडी को, डैमेज नहीं एबनॉर्मल सेल्स को टाइम से रिमूव कर दिया जाए इससे पहले कि वो बाले जान बने. ठीक है. और इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस, ये कॉन्टीन्यूसली पेट्रोलिंग करते रहते हैं बॉडी के अंदर, यूं 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 घूमते रहते हैं. ठीक है ना. ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ये देखने के लिए कि कोई फॉरेन इन्वेडर तो नहीं आ गया. ठीक है. जैसे ही इनको कोई फॉरेन इन्वेडर मिलता है तो ये फ़ौरन से उसको किल करने पे या उसको न्यूट्रलाइज करने पे लग जाते हैं. ठीक है. अच्छा, बात करें मेंटेन होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस एक रोल है इनका. ठीक है. होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि बाहर की इन्वायरमेंट से ना बॉडी को प्रिवेंट करके रखते हैं, अंदर की इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं. दूसरा इम्यून मेमोरी है. अगर कोई इन्फेक्शन आपको पहले हुआ है तो जो इम्यून सेल्स हैं ना वो मेमोराइज कर लेते हैं उस इन्फेक्शन की जो है ना वो एंटीजन्स को. ठीक है. तो फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं. तो वो जो है वो जब भी अगर इन्फेक्शन दोबारा होने की कोशिश करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करके जीत भी जाएगी. ठीक है. यानी आपको इन्फेक्शन होने ही नहीं देता आपका इम्यून सिस्टम, अगर उसने लर्न कर लिया तो. ठीक है. मेजर कंपोनेंट्स की बात करें जो कि इम्यून सिस्टम के हैं, तो इसमें जो है ना आपके पास ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेंट्रल ऑर्गन्स, जिसमें बोन मैरो, थाइमस है. सेल्स के अंदर बात करें तो बी सेल्स, टी सेल्स, नॉन किलर सेल्स हैं. ठीक है.
और सेकेंडरी पेरिफेरल की बात करें तो लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेज, अपेंडिक्स, ठीक है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसे माल्ट भी कहते हैं। और सेलुलर साइड पे बात करें तो फेगोसाइट्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और कुछ बाकी भी ल्यूकोसाइट टाइप्स हैं जिसमें ईओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और मैस्ट सेल्स। ईओसिनोफिल्स बेसिकली एलर्जी वगैरह में आते हैं और मैस्ट सेल्स हिस्टामीन रिलीज के लिए होते हैं, इनमें से हिस्टामीन निकलती, ठीक है। अच्छा, फिर इम्यून जो आपकी डिफेंस का तरीक़ेकार है ना, दो वेज़ हैं जिससे आपकी बॉडी जो है ना वो इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। एक तो ये है कि इमीडिएट रिस्पांस है, ये फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स में शुरू हो जाता है। दूसरा जो है ना वो स्लो रिस्पांस है, इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, बट ये कि स्पेसिफिक विद मेमोरी। यानी ये कि अगर तो फॉर एग्जांपल आप नॉन स्पेसिफिक की बात करें जो कि मैं अभी बता रहा था, जैसे वो नाक के बाल हो गए, स्किन हो गए, लाइसोजाइम्स हो गए जो कि म्यूकस के अंदर होते हैं, फेगोसाइटोसिस हो गया, किसी भी चीज़ को एनगल्फ कर लेते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ऑस्पनाइजेशन है, लाइसिस ऑफ सेल्स है। कुछ ये टर्म्स हैं, अगर आपको ना समझ आए यू कैन लुक देम अप ऑन इंटरनेट, ठीक है। मेरे पास अभी इतना क्लास में टाइम नहीं होता कि मैं एक एक टर्म को जो है ना डीपली एक्सप्लेन करूँ। मे बी आई विल लॉन्च अनदर कोर्स आफ्टर दिस कोर्स विच इज़ गोइंग टू बी 6 months लॉन्ग। तो क्योंकि ये कि 3 months में डेफिनेटली एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रिपेयर जनरली करवाया जा सकता है, बट अगर बहुत डिटेल में जाएँ तो देन वी नीड अबाउट 6 months टू कवर द होल थिंग। तो थोड़े बहुत टर्म्स आप नोट कर सकते हो, अगर आपको किसी टर्म का ना पता चले तो वो आप बाद में सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक साइड है, यानी ये कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने में काम आती है। ये वाली जो साइड है ना, जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी वाली साइड है, ठीक है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी वाली साइड का ये सीन है कि ये टाइम तो लेती है डेवलप होने में, बट ये कि एक दफ़ा ये डेवलप हो जाए ना तो फिर ये पक्की होती, ठीक है। अच्छा, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड होता ही है कि जब बी सेल्स आते हैं ना, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो है ना एंटीबॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो है ना ये एंटीजेंस बनाते हैं, ठीक है। और वो जो एंटीजेंस है ना वो क्या करते हैं कि फिर वो इवेंचुअली यूज़ होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ बाद में यूज़ होती हैं बॉडी में किल करने के लिए या एग्लूटिनेट करने के लिए, ऑस्पनाइज करने के लिए पैथोजेंस को, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये है कि जब बैक्टीरिया एंटर करता है ना बॉडी में तो उसकी ना सेल वॉल पे ना बाहर, ठीक है, वो ऐसे ना कुछ मार्कर्स बने होते हैं। जो एंटीबॉडीज़ है ना ये क्या करती हैं, जाके वहाँ पे अटैच हो जाती हैं, तो बैक्टीरिया जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दूसरा है एग्लूटिनेट और ऑस्पनाइजेशन। एग्लूटिनेट का मतलब ये है कि ये बॉन्ड क्रिएट कर देती हैं बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते फिर इस तरह की सिचुएशन में ना, या उनका वो इफेक्ट नहीं रह जाता उतना जितना होना चाहिए। ऑस्पनाइजेशन ये है कि जैसे ही जो है ना फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं बैक्टीरिया के साथ, तो जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो किलर सेल्स है ना वो आके उनके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें मार देते हैं या उनको वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली टी किलर सेल्स पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पर बेस्ड है। तो जो बी सेल्स हैं उनको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंटीजेंस की, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर। जो टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली बी सेल्स की हेल्प करते हैं उनसे मेमोरी लेकर दूसरे सेल्स को मारने में, ठीक है। जो HIV एड्स है ना, इसके अंदर आपके जो किलर सेल्स हैं ना उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो ऑल्टर हो जाती, यानी जिसको HIV एड्स हुआ है ना उसके जो किलर सेल्स हैं ना वो काम नहीं करते। जब किलर सेल्स काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शन को मारने के लिए आगे कोई चीज़ है नहीं, तो इसीलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे मरीज़ों को होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर बात करें हम लोग सेल्स की और उनके फंक्शंस की, तो बहुत ही ढेर सारे सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा अबंडेंट WBC हैं। मैक्रोफेजेस ये टिश्यू को और दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इनका काम है एंटीजेंस को कैप्चर करना, सेल्स को एक्टिवेट करना। नॉन किलर सेल्स हैं, ये जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये वायरसेस और ऐसे ट्यूमर सेल्स को मार देते हैं, ठीक है, जो कि जो है ना वो हो रहे थे, अपना डेवलप हो रहे थे। लेट्स सपोज बी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और इम्यून मेमोरी जनरेट करते हैं। CD4
प्लस किलर सेल्स हैं, ये CD4 सेल्स हैं, ठीक है। जो आपका टी सेल है ये क्या करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बी सेल्स के थ्रू एक्टिव होकर कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। फिर CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये इन्फेक्शन और कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मास सेल्स हैं, ये बेसिकली हिस्टामिन रिलीज करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, डिफेंस करते हैं पैरासाइट्स के अगेंस्ट। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी जो मास सेल्स हैं ना ये पेट्रोल कर रहे होते हैं ब्लड में। ईओसिनोफिल्स हैं, टाइप्स ऑफ WBCs हैं, पैरासाइट्स और एलर्जीज में इन्वॉल्व होते हैं। बेजोफिल्स हैं, ये भी हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं और हेपरिन इन्फ्लामेशन वगैरह भी रिलीज़ करते हैं WBCs। बेसिकली हेपरिन का मकसद ये है कि ये जब वहाँ पर ना ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो ये वहाँ पर थोड़ी सी हेपरिन रिलीज़ कर देते हैं ताकि ये कि जो ब्लड है वो वहाँ पर ईज़िली गुजर सके, आ सके, वहाँ पर थिकनेस ज़्यादा ना हो ब्लड की, ताकि जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई ईजीली आए, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रिटर्न्स एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट्स, एंटीजन, फैट्स, फिल्टर्स लिम्फ इन लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का, बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम, ठीक है ना। जो भी गंदमंद इकट्ठा किया है टॉन्सिल्स ने, एडेनॉइड्स ने, या डिफरेंट जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी टी सेल्स ने, तो ये ले जाते हैं लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ के तौर पे, ठीक है। और ये फिर ड्रेन करते हैं लिम्फ नोड्स में, वहाँ पर बैक्टीरियल किलिंग और होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की। तो आपने IgG, IgM, IgA, IG का तो सुना होगा, लेकिन D का नहीं सुना होगा। D भी एक टाइप है। अच्छा, इनमें जो उसमें आती है ना ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, मदर के, जो कि एक्टिव इम्यूनिटी के तौर पे बच्चे को मदर की तरफ से डिलीवर होती है, वो है IgA, ठीक है। और जो IgG है ये मोस्ट अबंडेंट है। IgM जो है ना ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी। IgE जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में ज़्यादा नज़र आती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और IgG मेनली ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, IgM ब्लड और लिम्फ में, IgA म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में, मदर मिल्क में, IgE ये मास सेल्स और बेजोफिल्स में ज़्यादा बाइंड होती, ठीक है। और IgD जो है ये सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स पे होती, ठीक है। ये बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करती। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए और इसका क्या रोल है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली जो है ना ये एक प्लाज्मा प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि ये दूसरे सेल्स को ना वो a group of plasma proteins that enhance complement the ability of antibodies and phagocytes to clear pathogens। अच्छा, ये काम कैसे करता है? क्लासिकल एंटीबॉडी डिपेंडेंट, ऑल्टरनेटिव पैथोजन सरफेस एक्टिवेशन और लेसिटिन मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिवेशन। तो ये डिफ़िकल्ट टर्म्स बेशक आप इग्नोर कर सकते हो। बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ तो ये सेल के साथ जुड़कर उसे खा जाती हैं, ठीक है ना, फेगोसाइटोस होने में हेल्प करती हैं, या ये इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करती हैं, या फिर ये सेल को तोड़ देती हैं, ठीक है, जो सेल जो है ना वो इन्फेक्ट करे अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लामेशन की बात करें। इन्फ्लामेशन के साइंस आपको पता होंगे, ठीक है। इसके जो है वो 5 क्लिनिकल साइंस हैं। रेडनेस होती है उस जगह पर, हीट बढ़ जाती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होती है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। मीडिएटर्स क्या हैं? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, काइनिन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हिस्टामिन मास्ट सेल से निकलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन रिसेप्टर्स को इरिटेट करते हैं जिसकी वजह से पेन परसेप्शन आती है। साइटोकाइंस बेसिकली जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं जो आपके इम्यून सेल्स हैं उस साइट पे जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन है, ठीक है। काइनिन्स का भी यही काम है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है ऐसे सेल्स को या ऐसे जो एंटीजेंस हैं उनके साथ ये कंबाइन करके उनको कंज्यूम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इम्यून मेमोरी बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि ये एक तरीक़ेकार है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सेल्स जो है ना वो उनकी यादाश्त होती। तो जब कोई इन्फेक्शन होता है तो एक दफ़ा तो बॉडी को वो प्रॉपर वाला इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो अगर एक दफ़ा बॉडी उसको इन्फेक्ट होने के बाद मेमोराइज़ कर ले तो फिर फाइनली वो क्या करती है कि वो याद कर लेती है उस इन्फेक्शन की सिचुएशन को, और फिर अगली बार आपको अगर इन्फेक्शन हो भी तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। कुछ क्लिनिकल इसमें पर्ल्स हैं, जैसे ये कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से हैं। उनमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, ठीक है, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है,
और इम्यूनो डेफिशिएंसी किन किन चीज़ों की वजह से होती है? HIV एड्स है, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो अगर बात करें तो वो टाइप्स हैं 1 to 4। फिर इम्यूनाइजेशन हैं, ठीक है, स्टिमुलेट अडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यून मेमोरी। जैसे आपको पता ना, इम्यूनिटी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ के अगेंस्ट हो, लेकिन इम्यूनाइज करके इम्यूनिटी जनरेट की जा सकती है। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन या फ्लू की वैक्सीन, ठीक है ना, और आपका DPT की वैक्सीन, मम्प्स मीजल्स रुबेला की वैक्सीन, ये सब वैक्सीन जो हैं वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी। कुछ निमोनिक्स हैं, लाइन्स ऑफ डिफेंस इनेट, आई नीड इमीडिएट एक्शन टू एलिमिनेट, अडॉप्टिव अ डिलेड आंसर, प्रोवाइड्स टारगेटेड इम्यूनिटी विद एक्सीलेंट मेमोरी। तो इनेट इम्यूनिटी का तो ये है कि ये फ़ौरन से जो है ना वो रिएक्ट करती है। अडॉप्टिव वो है जो मैंने बताया, मेमोरी वाली है, ठीक है। और एंटीबॉडी ऑर्डर्ड बाय अबंडेंस, तो अबंडेंस के लिहाज से मतलब जो सबसे ज़्यादा होती, IgG जो है सबसे ज़्यादा है, फिर M है, फिर A है, फिर E है और फिर D है, ठीक है। गुड मैन ऑलवेज ईट डिनर, तो गुड मैन ऑलवेज ईट डिनर जो है ये अबंडेंस के ऑर्डर में इन्होंने करके दी है, ठीक है। अच्छा, इनेट फास्ट है, नॉन स्पेसिफिक है। अडॉप्टिव जो है वो स्पेसिफिक है, मेमोरी वाली है। सेल्स ऑर्गन्स प्रोटीन्स मिलकर जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, बैलेंसेस की। ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव इम्यूनिटी कॉजेज डिजीज़। ओवर एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना आपकी बन जाती है वो वाली जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर, और अंडर एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि जो है ना वो आपकी HIV एड्स वगैरह में, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जस्ट एक बेसिक फिजियोलॉजिकल लेक्चर है, ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर। बाकी ज़रूरी नहीं कि आपको हर टर्म या हर सेल या हर चीज़ का फंक्शन जो है ना वो आज के आज ही याद हो जाए। आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वीक हो इस चैप्टर में, स्पेशली बहुत सारे लोग जो है ना वो इम्यून सिस्टम में और जो आपका हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में ना वीक होते हैं। ज़्यादातर कार्डियक, रेस्पिरेटरी, इस तरह के सिस्टम्स में जो है ना वो उनको इतना इशू नहीं होता क्योंकि बार बार पढ़े होते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक्स भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कार्डियक का स्पेशली। लेकिन जो इम्यून सिस्टम है ना, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की डिस्कशन होती है, तो ये लोगों को ना वो लग सकता है कि यार ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी बात करते हैं हम लोग कुछ बेसिक इस डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं ना, ये मेनली इनकी कैटेगरीज़ हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं मेन, ठीक है। पहली तो कैटेगरी जो है ना वो ये है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वेयर द इम्यून सिस्टम इज़ अंडर एक्टिव और एब्सेंट, ठीक है। एक तो ये डिसऑर्डर है। दूसरे टाइप का डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम जो है ना वो अटैक कर रहा है बॉडी के अपने ही हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ को, ठीक है। फिर आता है जी हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप डिसऑर्डर। इसमें आपको एलर्जी वाले डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो, जैसे नॉर्मली डस्ट तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जी उनको फेस करनी पड़ती, ठीक है। और फिर इम्यूनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। इम्यूनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स बेसिकली, ये वर्ड लंबा है, ये बना है इम्यूनो और प्रोलिफरेशन से। प्रोलिफरेशन होती है किसी चीज़ का फलना फूलना, ग्रो होना। इम्यूनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स वो हैं जो कि जो है ना अगर इम्यून सेल्स में कोई कैंसरस सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो, ठीक है। पहले वालों की बात करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी हमारा मेन है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें एक तो ये है, ये दो हैं प्राइमरी, ठीक है। एक है जी जेनेटिक या कंजेनिटल, दूसरा है एक्वायर्ड, ठीक है। जो SCID है ना, SCID, ठीक है, ये है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएंसीज में से आती है। इसमें जो है ना बेसिकली T और B सेल्स ही नहीं होते। जैसे अभी मैंने बताया ना कि B सेल्स का काम है मेमोरी, T सेल्स का काम है किलिंग, ठीक है। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करता है इन्फेंसी में, छोटे बच्चों में, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया वगैरह कर सकता है, ठीक है। और फिर डी जॉर्ज सिंड्रोम है। इसमें थाइमस ग्लैंड एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चे में लो T सेल्स, कार्डियक डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह आ सकती है। फिर आपके पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है एक, ठीक है, ब्रूटन्स डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें B सेल्स नहीं होते, यानी मेमोरी नहीं क्रिएट हो सकती इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। इसी वजह से बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। T सेल्स ऑल्दो इसमें नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसीज़ की, ये वो हैं जो एक्वायर हो जाएं। तो जो प्राइमरी वाली हैं वो जेनेटिक हैं, एक्वायर्ड ये हैं, जैसे किसी को एड्स हो गया
तो CD4 किलर सेल जो है ना वो ही नहीं बचे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुए, वेट लॉस हुआ, फीवर हुआ, फटीग हुई, मेल न्यूट्रिशन साथ ही होना शुरू होता है, ठीक है, डायबिटीज़ है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से हो सकता है ये। एस्प्लीनिया होता है कि स्प्लीन रिमूव कर दी गई है, स्प्लीन ठीक नहीं है, ठीक है, अगर तो ये कॉजेज़ हैं इसके HIV, मेल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह, इम्यूनोसप्रेशन। फिर इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर जनरली बात करें तो ऐसे मरीज़ों को जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, वुंड हीलिंग इनकी पूर होती है, क्रॉनिक फटीग में रहते हैं और ये इनकी हेल्थ बेटर नहीं होती, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस वगैरह इनको होता है, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करें तो इसमें CBC डिफ करवाया जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेवल्स करवाए जाते हैं, IgG, A, M और E, लिम्फोसाइट सबसेट जिसमें ये कि CD4, CD8 की काउंट करवाई जा सकती है, HIV का टेस्ट कराया जा सकता है, बोन मैरो बायोप्सी, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स वगैरह करवाए जा सकते हैं, वैक्सीन लगाकर उसको रिस्पॉन्स देखा जा सकता है उसका। ऐसे मरीज़ों में जिनमें जो है ना वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो IG लगाए जा सकते हैं, IgG मेनली कॉमन है, रिप्लेसमेंट थेरेपी पर प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। यानी ज़ाहिर है, देखो आपको पता है कि अगर मरीज़ का इम्यून सिस्टम डाउन है तो आप एडिशनल एंटीबायोटिक दे के जो है ना इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हो। अगर बोन मैरो के इशूज़ हैं या बोन मैरो के लेवल से इम्यून सेल्स अच्छे नहीं बन रहे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जीन थेरेपी कुछ केसेस में की जा सकती है और अंडरलाइंग कॉज को जो है ना वो करेक्ट करना होता है। अगर लेट सपोज डायबिटिक है तो डायबिटीज़ मैनेज करो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ले रहा है तो उसकी डोज को कैलिब्रेट किया जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसको वो है अपना मेल नरिश्ड है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, अगर वैक्सीनेशन कोई दे सकते हैं तो वो दी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इम्यूनो डेफिशिएंसी टाइप डिसऑर्डर्स। दूसरे हैं ऑटो इम्यून अब ऐसे होते हैं कि ये बेसिकली बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो बॉडी को अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, ये हैं डिफरेंट टाइप के, वैसे मेनली आपको मैं बता देता हूँ कि ये किस किस चीज़ को जो है ना वो अटैक करते हैं। ये डिजीज़ तो ज़ाहिर है हर टॉपिक में अगर जाएँ तो वो अपनी एक दुनिया है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स को अटैक करता है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है ये मेनली अटैक करता है आपका जॉइंट्स को, ठीक है, लेकिन ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ, जिसमें स्पेशली किडनी वगैरह जो है ना वो इन्वॉल्व है। और आंखों के नीचे जो है ना आपके पैचेस वगैरह रैशेस बन जाते हैं, इनको हम बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका क्लासिक साइन है। फोटोसेंसिटिविटी होती है, फोटोसेंसिटिविटी का मतलब ये है कि चिड़ चढ़ती है मरीज़ को जो है ना रोशनी में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये माइलिन शीथ को अटैक करता है, इससे मसल वीकनेस, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यूनिटी जो है ना पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। साइंस में हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस वगैरह जैसी चीज़ें हैं। हैशिमोटोज डिजीज़ है तो ये थायराइड को अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है मरीज़ में। सोरियासिस है तो ये स्किन को अटैक कर देती है, स्किन के ऊपर जो है ना आपको स्केली प्लाक्स और रेडनेस जो है ना वो जगह जगह नज़र आती है ऐसे मरीज़ की। ट्रीटमेंट इनकी ये है कि आप इम्यूनोसप्रेसेंट दो, जिसमें मेथोट्रेक्सेट है, एज अ थायोप्राइन है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स है, बायोलॉजिकल एजेंट्स जिसमें ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर्स दे सकते हो आप, जो कि इनको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट कर सकते हो क्योंकि ये पेनफुल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE वगैरह है, ठीक है। सोरियासिस में खारिश वगैरह भी होती है, ठीक है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन। जो ऑटो इम्यूनिटी है ना इसका जो मेन कॉज है ना वो स्ट्रेस है, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस कोई लेता है ना उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और ये फैमिली में भी रन करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप डिसऑर्डर्स की, ये बेसिकली 4 टाइप की होती। जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है वो टाइप होती है 1 और जो सबसे ज़्यादा स्लोस्ट होती है वो टाइप 4 है, ठीक है। अब होता ये है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये किस किस रीज़न की वजह से होती हैं, ठीक है। वो इनका क्लासिकल हॉलमार्क है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलन डस्ट, ड्रग्स या इंसेक्ट्स वगैरह का जो होता है ना, या बिल्ली वगैरह का जो बाल शाल, वो टाइप 1 है, ये IgE से रिलेटेड है, ठीक है। जो टाइप 2 है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है। इसमें क्या है कि जैसे हीमोलिटिक एनीमिया जैसी डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और जो टाइप 3 है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो है ना इसमें जो कैटेगरी है इसमें आती है जी आपका SLE, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी एक डिजीज़ है, ये इस कैटेगरी में आती है। सीरम सिकनेस है, इसमें जॉइंट पेन, किडनी डैमेज, फीवर, रैश वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। डिलेड वाली की बात करें तो डिलेड में ये है कि जैसे TB का इन्फेक्शन है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, यह आपका डिलेड है। आपको ये पता होना चाहिए टाइप 1 IgE मीडिएटेड है, टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड है, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है और टाइप 4 T सेल मीडिएटेड है। और ये पता होना चाहिए कि ये
इनका ओवरऑल कोई एग्जांपल्स जो है ना वो जेहन में होनी चाहिए, क्योंकि जब सिनेरियो आता है ना तो आपकी एग्जांपल होती है, एग्जांपल पे सिनेरियो बना होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कौन सी टाइप की एलर्जिक रिस्पॉन्स है। यहाँ एलर्जिक रिस्पॉन्स दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। फिर आपके पास इम्यूनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो फाइनल आ जाते हैं, वो डिसऑर्डर्स क्या है, लुकीमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, और माइलोमा और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो सेल्स हद से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। होता ये है कि सेल्स का एक सर्टेन नंबर जो है ना उसको प्रोड्यूस होने की ज़रूरत है। अगर वो उस नंबर से कम होंगे तब भी मसला है, ज़्यादा होंगे तब भी मसला है। अच्छा, जब ज़्यादा होते हैं ना तो यूजुअली जो है ना ये अपनी जो मॉर्फोलॉजी है ना वो एक्यूरेट नहीं होती इनकी, यानी ये कि ये जो सेल्स हैं आपके जो बनना शुरू होंगे अगर, तो ये क्या करेंगे कि ये अच्छी शेप के नहीं बनेंगे या अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे, ठीक है। लुकीमिया में 4 एग्जांपल्स हैं, ALL, AML, CLL, CML। ALL है एक्यूट लिम्फोइड लुकीमिया, और AML है एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया। CLL में क्रॉनिक आ जाता है, ठीक है, A फॉर एक्यूट है, C फॉर क्रॉनिक है। लिम्फोमा में कैंसर्स हैं 2 टाइप के हैं, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। ये जब आप इनकी बायोप्सी कराते हो तो उससे पता चलता है आपको जो है ना, ठीक है। और मेन सिम्टम्स में लिम्फेडिनोपैथी, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस। मल्टीपल माइलोमा बेसिकली प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, इसमें बोन पेन होती है, एनीमिया, हाइपरकैलिसीमिया वगैरह जैसे साइंस आते हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में बात करें तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे RBCs की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो पोलिसाइथीमिया वगैरह, या एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइथीमिया। थ्रोम्बोसाइथीमिया प्लेटलेट काउंट बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा, और जितना प्लेटलेट काउंट बढ़ेगी ब्लड क्लॉट उतना इजीली होगा। पोलिसाइथीमिया वगैरह है तो ब्लड उतना ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट की या की टेक अवेज की इनकी बात करें ना तो देखो, इम्यून अगर रिस्पॉन्स आपका हिला हुआ है ना, चाहे सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं चाहे कम हो रहे हैं, तो बात ये सेल्स की ज़्यादती में आपको पता है सेल्स क्वालिटी के नहीं होते, सेल्स की कमी में इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको साइंस ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करना आना चाहिए, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, लैब्स मॉनिटर करो, CBC वगैरह, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो ऊपर बताए मैंने जैसे, promote rest and nutrition, teach infection prevention, hand hygiene, avoid crowds and stuff, and do all the vaccinations on time. Provide emotional supports to patients who are suffering from cancer or difficult situation if they are experiencing pain, such as in rheumatoid arthritis and SLE type infections. फिर की टेक अवेज ये हैं कि इम्यून डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इम्यून फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, अर्ली रिकॉग्निशन आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है, साइन सिम्टम जनरल पता हो। फिर मेडिकेशंस की बात करें तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करती हैं, वो भी देखते हैं। पेशेंट एजुकेट करना होता है आपने, ठीक है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपने मरीज़ को कहनी होती हैं कि भाई अडॉप्ट की जाएँ ताकि ये कि मरीज़ जो है ना वो सेहतयाब हो सके वापस से। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली पे, जो कि बेसिकली उसमें थोड़ी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी दी है। तो पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में ना कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है, ये वही चीज़ें दी हुई हैं जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनो प्रोलिफरेटिव, बस इसमें एक 5वीं चीज़ है जो कि ट्रांसप्लांट रिलेटेड इम्यून इश्यूज़ हैं। इसमें मेनली ना जैसे लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ होते हैं ना, तो उनके अंदर ना कभी कभी ऐसे होता है कि जिसको लिवर लगाया जाए ना दूसरे मरीज़ को एक से लेके, तो जो ग्राफ्ट है ना वो रिजेक्ट हो जाता है टाइम, जिसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। फिर बाकी ऑटो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, इम्यून डेफिशिएंसी वगैरह तो मैंने आपको बताई हैं। इनमें ना थोड़ी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी सबकी ना लिखी हुई है कि किस किस तरीके से ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो इसको अपने गुड टू नो स्टडी के लिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है सिवाय सिर्फ के साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी भी ऐड है, और कॉज और की मैनिफेस्टेशंस तो मैंने ऊपर बताई हैं आपको, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है सच। अभी हम आते हैं इम्यून सिस्टम की फार्माकोलॉजी पे, ठीक है। और इम्यून सिस्टम की फार्माकोलॉजी की बात करें अगर, तो ये बेसिकली जिस तरह से हमारे टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स थे उसी टाइप्स के जो है ना ये फार्माकोलॉजी भी है। तो मेनली इम्यून फार्माकोलॉजी का जो काम है ना वो है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करती हैं। अगर तो इम्यूनिटी कम हो तो इम्यूनिटी बढ़ा देती हैं, उसे इम्यूनो स्टिमुलेंट कहते हैं। अगर जो है वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो इम्यूनो सप्रेस करती हैं, यानी इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो तो उनको ट्रीट करती हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। यही 4 काम हैं इनके। इम्यूनो सप्रेस स्टिमुलेंट्स की बात करें, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि जो है ना वो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती हैं।
आपको पता है ये जो हेपेटाइटिस बी सी इस तरह के जो है ना इन्फेक्शन, उनमें इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन इंजेक्शंस टाइप लगते हैं, इंटरफेरॉन्स लगते हैं, ठीक है। और जो आपका वो भी है एच वगैरह में भी इंटरफेरॉन्स लगते हैं इंजेक्शंस। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन में या लिवर ट्रांसप्लांट में ये दिए जाते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कैल्सीयूरिन इनहिबिटर्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एमटॉर इनहिबिटर्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, ठीक है। ये दवाइयों के टाइप्स हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की बात करें, ये क्या करती हैं कि ये मॉडिफाई करती हैं इम्यून रिस्पांस को, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आईजीजी और डिमार्ड टाइप एजेंट्स हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं। DMARDs डिजीज़ मॉडिफाइंग रोमेटिक एजेंट्स, ठीक है, एंटी रोमेटिक एजेंट्स डिमार्ड्स। और की प्रिंसिपल मेनली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी की बात करें तो आपका गोल जो है ना वो एक बैलेंस्ड इम्यूनिटी है, नॉट अंडर एक्टिव नॉट ओवर एक्टिव। अंडर एक्टिव है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी, ओवर एक्टिव है तो ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, ठीक है। अभी मेडिसिन की बात करते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना ये नहीं आता इसमें ना, क्या कहते हैं, जो आपके एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं ना, आपको किसी भी सवाल में ना दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछेंगे। ये फार्माकोलॉजी के चैप्टर में पूछ पूछ के उन्होंने जो है ना तंग किया होता है हम लोगों को, नर्सेज को, लेकिन ये कि ये पूछा नहीं जाता, एनक्लेक्स में नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। अच्छा, स्टीरॉइड्स तो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं बेसिकली, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, RASLE एलर्जीज अस्थमा वगैरह में दिए जाते हैं। कैल्सीयूरिन इनहिबिटर्स जो है मेनली ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दिए जाते हैं, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, सोरियासिस के लिए, ऑटो इम्यूनिटी के लिए दिए जाते हैं। एमटॉर इनहिबिटर्स, ठीक है, इसमें जो है ना वो जैसे साइरोलिमस एवरोलिमस वगैरह आती हैं, ठीक है, ये दवाइयाँ। फिर वो भी आती है टेक्रोलिमस भी इसी में ही आती हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो एंट्रासेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, बेसिलिक्सिमैब, इस तरह की दवाइयाँ जो है ना ये आपकी आती हैं सोरियासिस के लिए, SLE के लिए, लिम्फोमा वगैरह, क्रॉन्स डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जिसमें फिल ग्रेस्टेम वगैरह दवाइयाँ आती हैं, आपने नाम सुने होंगे कभी कभी अपने अस्पताल में ना, अगर आप इन एरियाज़ में काम करते रहे हो तो। ये हैप बी, हैप सी, न्यूट्रोपिनिया जो CSF लेवल का होता है उसमें आती हैं, ठीक है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये प्राइमरीली कावासाकी डिजीज़, GBS में, इडियोपैथिक्स थ्रोम्बोसिटिक परप्यूरा उसमें दी जाती हैं। अच्छा, मेनली जो है ना ये दवाइयों के नाम तो ये लिखे हुए हैं, जैसे स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन वगैरह, साइक्लोस्पोरिन, कैल्सीयूरिन इनहिबिटर्स में, ठीक है। तो ये दवाइयों के नाम शाम जो है ना वो आएँ तो आपको पता होनी चाहिए कैटेगरी कौन सी है, इनका जनरल यूज़ क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना भी पता हुआ है सच तो कोई इतना एनक्लेक्स में टेंशन नहीं होती, ठीक है। हाँ, जिस जो टेंशन की बात है वो ये है कि स्टीरॉइड्स में जो है ना स्लोली टेपर ऑफ करना होता है, और ये फिर फूड देते हैं अगर ओरल दें तो। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करनी होती है, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। कैल्सीयूरिन इनहिबिटर्स में जो है ना आपको बन क्रेटिनिन कराना पड़ता है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ग्रेप फ्रूट जूस इनके साथ मना होता है, ठीक है। ड्रग लेवल्स भी मॉनिटर करने पड़ते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो CBC मॉनिटर करना, LFTs मॉनिटर करना। और दूसरा ये कि फॉलिक एसिड और मेथोट्रेक्सेट के साथ जो है ना वो ये अगर आप दे रहे हो तो आपको कंसिडर करना पड़ता है इसकी डोज वगैरह को। एमटॉर इनहिबिटर्स की बात करें तो लिपिड्स मॉनिटर करने पड़ते हैं, लिपिड प्रोफाइल, CBC, रीनल फंक्शन, मुंह में अल्सर वगैरह बन सकते हैं, एडीमा हो सकता है, और इन टैबलेट्स को क्रश नहीं करना होता। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो अगर आप ऐसे दे रहे हो तो फिर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, TB के लिए, हेपेटाइटिस B के लिए, इन्फ्यूजन रिएक्शंस के लिए मॉनिटर करना चाहिए कि मरीज़ को आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट किया तो पता चले कि रिएक्शन हो गया है, ठीक है। और अगर मरीज़ को एक्टिवली कोई इन्फेक्शन है तो बायोलॉजिकल एजेंट्स को जो है ना आपको होल्ड करना चाहिए। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स में हमें CBC, वाइटल साइंस मॉनिटर करना, फ्लू लाइक सिम्टम्स को मॉनिटर करना, टीथ सेल्फ इंजेक्शन, ठीक है, मरीज़ को टीच कर सकते हो कि ख़ुद से कैसे इंजेक्शन लगाएं। फिर IgG में इन्फ्यूजन रिएक्शंस को मॉनिटर करना, रीनल फंक्शन चेक करना, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना, ठीक है। बाकी ये कि ये जो दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना मेनली नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, फ्लू लाइक सिम्टम्स, हेडेक्स, चिल्स, फीवर, इस तरह के हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन के कॉज क्या था, किस चीज़ के लिए दवाई दी, तो ये वो अपनी अपनी दवाई का इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये चीज़ें ज़ाहिर है आप पढ़ोगे तो इनको अपने नोट्स में जो है ना वो लिखना है, ठीक है। बाकी ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन दवाइयों का ना आपको एक ना वो बना के दूँ, कोई फ्लो चार्ट टाइप ना, या कोई ऐसा जो होता है ना एक
एल्गोरिदम या कोई इस तरह का कोई माइंड मैप टाइप बना के दूँ, ठीक है, जिससे आपको पता हो कि मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ, क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है ना। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आज मैं कर दूँ तो, ठीक है। अच्छा, एंटी एलर्जी की बात करें तो फिर आपके पास एंटी हिस्टामीन्स हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, स्टीरॉयड इन्हेलर्स हैं। ये मैंने पढ़ाए थे स्टीरॉयड इन्हेलर्स रेस्पिरेटरी के, उसमें ना ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स भी पढ़ाई हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स भी पढ़ाई हैं। तो ये मैं नहीं कवर कर रहा, ये रेस्पिरेटरी के लेक्चर में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये वाली तमाम तकरीबन जो दवाइयाँ थी ना, डाइफेनहाइड्रामीन, लोरेटाडीन, सिट्रजीन, फ्लूटिकासोल, ब्यूडिसनाइड, मोंटेलुकास्ट, एल्ब्यूट्रॉल वगैरह ये कवर किए मैंने ऑलरेडी। जो लोग न्यू आए हैं वो रेस्पिरेटरी का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिमार्ड्स की बात करें जो कि उसमें यूज़ होती हैं मेनली ये ना रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में, एनसेड्स हैं, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, डिमार्ड्स में मेथोट्रेक्सेड, सल्फासेलाजाइन है, लिफेनामाइड है, बायोलॉजिक्स में एडेलिनमैब है, ठीक है, एंट्रासेप्ट है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ठीक है। ये SLERA में यूज़ होती है, आई एग्ज़ाम्स, रेटिनोपैथी, इस तरह के इसके जो है ना वो रिस्क हैं। अगर बायोलॉजिक्स की बात करें, स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग है, डिमार्ड्स में मॉनिटर CBC, LFTs, टेक्स वीक्स टू वर्क, तो ये बहुत टाइम लेती हैं डिमार्ड्स काम करने में ना। अच्छा, ये जो दवाइयाँ ना इनके बहुत मैसिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब चलो जो बीमारी होती है वो तो होती है, लेकिन आप एक सेलुलर लेवल पे चीज़ों को छेड़ रहे हो ना, तो इनके बहुत बुरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए बात करें तो बेसिलिक्सिमैब है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है। फिर एंटी थोमोसाइड ग्लोब्यूलिन है, ATG, ठीक है, ये अर्ली फेज़ में देते हैं। कैल्सी यूरिन वगैरह, एंटी मेटाबोलाइट्स, एमटॉर इनहिबिटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए दी जाती हैं। और सपोर्टिव थेरेपी के लिए आप एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह दे सकते हो, PPI, ओमेप्राजोल वगैरह, ठीक है। BP ग्लूकोज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, ड्रग लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। मरीज़ के लिए काफ़ी ये पेनफुल होती हैं दवाइयाँ, ठीक है ना, क्योंकि उसको बीमारी तो चलो जो ठीक होनी है सो होनी है, लेकिन उसको सिम्टम्स भी बहुत बुरे किस्म के आते हैं, ठीक है। जनरल नर्सिंग कंसिड्रेशंस के अंदर आपके पास साइंस ऑफ इन्फेक्शन मॉनिटर करो बिफोर एंड ड्यूरिंग थेरेपी, मॉनिटर CBC, इलेक्ट्रोलाइट, रीनल, लिवर फंक्शन, ड्रग लेवल्स इफ़ नीडेड, एडमिनिस्टर इम्यूनोसप्रेसेंट्स कंसिस्टेंटली एट द सेम टाइम, अवॉइड लाइव वैक्सीन वाइल ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो लाइव वैक्सीन नहीं देनी अगर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे, उल्टा वैक्सीन मसला कर जाएगी, ठीक है। और टीच पेशेंट टू रिपोर्ट फीवर, सोर थ्रोट, अनयूअल ब्रूजिंग, एनकरेज हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, प्रमोट एडहेरेंस एंड रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर फाइनली बात करें तो आपके पास स्टीरॉइड्स हैं, इनको स्लोली टेपर ऑफ करना होता है ताकि विड्रॉल ना हो। हाइपरग्लाइसीमिया और इन्फेक्शंस के साइन के लिए देखोगे, इम्यूनो सप्रेस कर रहे हो तो फिर आपको जो है ना वो साइंस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करना पड़ता है सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के, जो इन्फेक्शन का है ना। फिर बायोलॉजिक्स की बात करें तो ये टारगेटेड स्पेसिफिक इम्यून कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं। IgG की बात करें, ये ब्लड प्रोडक्ट्स के नहीं साथ दिए जाते सेम लाइन से विद इन 24 आवर्स। और NSAIDs की बात करें तो ये पेन रिलीफ हैं, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं करती डिजीज़ का प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हो गया भाई आपका इम्यून सिस्टम का ओवरऑल लेक्चर, ठीक है। मोटा मोटा मैंने बताया, ये बहुत बारीक लेक्चर है, क्योंकि इसमें जिस भी चीज़ पे टच करोगे ना वो आगे और खुल जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो है ना 2-3 दिन अभी दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो टेस्ट के लिए भी, दूसरा एक नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट रखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपको पढ़ने पड़ेंगे ना टॉपिक्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हैं ये वाले जो क्या इसको कहते हैं, आपके ना इम्यून सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं या हीमेटोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप इम्यून सिस्टम के टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे ना अच्छे से तो फिर आपको जो है ना टेस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा, अभी कौन कौन स्टूडेंट जो है ना जो कि पहले से क्लास ले रहा था, वो है मौजूद है क्लास में। जो लोग पहले से क्लास नहीं ले रहे थे वो लोग जो है ना वो क्लास एग्ज़िट कर सकते हैं बेशक, ठीक है। सॉरी, जो लोग पहले से क्लास ले रहे हैं वो एग्ज़िट कर सकते हैं। जो लोग आज न्यू आए हैं ना वो लोग जो है ना थोड़ी देर रुक जाएं ताकि उनके साथ मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ, उनको थोड़ा समझा दूँ, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करने लगूँ। ओके जी, जो लोग क्लास ले चुके हैं